मेरा नाम प्रोफेसर इमरान है और कोऑर्डिनेटर हूँ CSS का। 2005 में इस इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया था 2 स्टूडेंट्स के साथ, और जब इंस्टीट्यूट का आगाज़ कर रहा था तो आई कंसल्टेड मैनी पीपल। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, दिस इज़ इम्पॉसिबल, सरगोदा में ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं चल सकता। उसकी वजह ये है कि जब सारे स्टूडेंट्स लाहौर जाएंगे, इस्लामाबाद जाएगा, तो यहाँ पे कौन आएगा? तो मेरा उनको एक जवाब था कि मैं कछुए की दौड़ने वाला इंसान, मैं कभी खरगोश की चाल नहीं चलता, और मुझे पूरा यकीन है कि आज आके कछुआ ही अपनी मंजिल पे पहुंचता है, खरगोश रास्ते में सो जाता है। तो याद रखिए, CSS में ये 16वां साल है मेरा CSS कोचिंग में। बिफोर इट I also prepare for CSS like all of you people, और दोनों अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, एलोकेशन नहीं हुई। मैंने 16 साल में देखा है कि यहाँ पे कछुए ही कामयाब होते हैं। ऐसा एवरेज स्टूडेंट जो ये मन में लेकर आए कि मैंने कंसिस्टेंटली काम करना है और मुसलसल करना है, ऐसे इंतहाई टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो कि तूफान की तरह आती हैं और फिर उसके बाद सुनामी की तरह निकल जाती हैं, वो कामयाब नहीं होते। बहुत आहिस्ता आहिस्ता, कंसिस्टेंटली, कमिटमेंट के साथ, क्योंकि आज आकर योर विल डिफीट्स द स्किल। बहुत सारे A लेवल के बच्चे मैंने देखे हैं जो कंसिस्टेंटली बैठ नहीं सकते। आई मीन एक्सेप्शंस असाइड, एक्सेप्शंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे चक्कों से, गांव से आने वाले बच्चे मैंने देखे हैं जो जम के बैठते हैं, जो 4 साल बैठते हैं, जो 5 साल बैठते हैं, जो 6 साल बैठते हैं और फिर जॉब ले जाते हैं। उनके साथ वाले अभी भी PhD और MPhil कर रहे होते हैं, लेकिन वो असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं। मुझे अभी भी याद है, आपकी ये जो पिक्चर्स लगी हुई हैं, इसमें रिजवान अशरफ की तस्वीर आप देख रहे होंगे। रिजवान अशरफ अपने एक दोस्त के साथ आया और वो 1 हफ्ता क्लास में बैठा। आई मीन 1 week he observed the class and then afterwards he quit। एक दफ़ा वैसे ही रास्ते में मुलाकात हो गई और दोनों दोस्तों को मैंने कायल किया कि अब CSS करो। अब वो आधे घंटे की मेरी उनके साथ एक सिटिंग थी, तो सारी तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन उसकी समरी ये है कि उनको बताया कि ये जो आप PhD कर रहे हो या MPhil कर रहे हो, ये 30 साल के बाद भी हो सकती है, और इसके बाद भी आपको टीचिंग ही मिलेगी। अगर आप MPhil करते हो या PhD करते हो तो फिर भी आप टीचर ही बनोगे, कोई आपको असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बनाएगा, कोई आपको डिप्टी डायरेक्टर नहीं बनाएगा। लेकिन इसकी एक एज है कंपटीशन की, स्ट्रगल की, बैटल की। एक मान गया रिजवान अशरफ, ये टीचर थे, एजुकेटर थे किसी चक में, ये मान गए, MPhil कर रहे थे साथ में, इसने टका के किया, 1 साल में नहीं हुआ, दूसरे साल हो गया। PMS में इनकी 10वीं पोजीशन थी, पूरे पंजाब में इनकी 10वीं, और PMS से पहले जब ये CSS कर रहे थे, और ये खुद बताती हैं कि CSS अगर मैं ना कर रहा होता तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब 18वीं ग्रेड की नहीं ले सकता था, क्योंकि CSS की बेसिस के ऊपर ही सारा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने करंट अफेयर्स के बारे में पूछा, इसके अलावा पूछा ही कुछ नहीं। और अगर मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बेसिस के ऊपर वहां पे जाता तो मैं नहीं जॉब ले सकता था। फिर उसके बाद उन्होंने PMS को भी क्वालिफाई किया। इसका मतलब है कि जो CSS है, इट बिल्ड्स योर एटीट्यूड, यू नो एटीट्यूड।
एक बच्चा कहता है मैंने बनना ही कांस्टेबल है। जैसे मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भागटा वाला पढ़ा के आया हूं 9 साल, वहां पे 9 साल में उनका एटीट्यूड ही बनाता रहा कि यार एटीट्यूड तो कम से कम ऊपर रखो। तुम लोग आते ही सोचना शुरू कर देते हो एयरमैन, आते ही सोचना शुरू कर देते हो कांस्टेबल। अगर कांस्टेबल से नीचे जाओगे तो कहां जाओगे? नीचे तो इससे जॉब ही कोई नहीं है। आप सोचो तो ऊपर ना, आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में सोचो, गिरोगे तो सब इंस्पेक्टर तो बन जाओगे, और अगर कांस्टेबल से नीचे गिरोगे तो नीचे तो है ही खड्डा, कब्र, इससे नीचे तो कुछ भी नहीं है। तो आज आके जब ये यहां से चक्कों से गांव से ऐसे बच्चे आते हैं जो एक अदब करते हैं और जम के बैठते हैं और फिर कुछ ना कुछ ले जाते हैं। सीएसएस नहीं तो पीएमएस सही, पीएमएस नहीं तो पीपीएससी सही, पीपीएससी नहीं तो एफपीएससी सही। कितने एफआईए में निकले हैं, अभी इलेक्शन ऑफिसर्स की जॉब्स निकली थी, कितने हैं सीएसएस वाले पीएमएस वाले जो फेलियर्स हैं। अच्छा, मुकाबला उन फेलियर्स का हो रहा होता है, सीएसएस के फेलियर्स का मुकाबला हो रहा होता है। मेरे पिछले जो लॉकडाउन है उसमें 2 इंडिया के बच्चों से मेरी बात हुई। उन्होंने मेरे लेक्चर्स देखे यूट्यूब के ऊपर, तो उन्होंने कहा सर बड़ा मज़ा आया, ज्योग्राफी के बारे में आपने वो लेक्चर्स दिए थे। मैंने कहा ज्योग्राफी नहीं होता है तो जनरल नॉलेज था, लेकिन सर वो जनरल नॉलेज समझ ही उसके साथ लगी है, और वाकई बात सही है। विदाउट ज्योग्राफी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड जनरल नॉलेज, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स, कैन नॉट अंडरस्टैंड पाकिस्तान अफेयर्स, कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो एक हफ्ता उनके साथ बातचीत रही। वैसे सोशल मीडिया इज सच अ प्लेटफॉर्म वेयर विद अ क्लिक यू कैन क्रॉस द बाउंड्रीज एट योर विल। You know, this is the power of social media. What social media has completely changed the concept of Westphalian state. Westphalian state क्या था? Sovereignty. I mean, state must contain the element of sovereignty. So, social media has changed this concept. At your will, you cross the border and you meet directly. You have an interaction, direct interaction with your enemies, and you learn a lot of things about them. You learn how shared values you have. You learn if something pricks you, you feel pain, the other also feels pain. This is called the concept Venus. आप देखिए, अगर आप पास्ट में जाओ तो there was the concept of boundaries. There was the concept of we versus they. हमारा मुकाबला उनके साथ। सोशल मीडिया has changed this trend. Venus, it has created Venus and Venus builds global village concept. मेरी उनसे बात चलती रही ज्योग्राफी के हवाले से, डिफरेंट दूसरी चीजों से हवाले से। You know IS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, कितनी सीट्स होती हैं यूपीएस के अंदर? यूपीएससी के अंदर कितनी? 1000 सीट्स होती हैं। कितने बच्चे उसके लिए जाते हैं? वो भी आईएएस की तैयारी कर रहे थे। कितने स्टूडेंट जाते हैं? मैं हैरान रह गया। पहली दफा फॉर द फर्स्ट टाइम आई केम टू नो कि हिंदुस्तान के 15 लाख एस्पिरेंट्स दे कंपीट फॉर आईएएस। 15 लाख, और कितनी सीट्स हैं? 1000। That was the first hand knowledge I was getting from them. 15 लाख बच्चा। यहां पे बच्चों को बता देना, अच्छा सर कितने कंपटीशन में? 20,000। ओहो, ऐसे दिल हौला होना शुरू हो जाता हूं। क्यों बोला? हम फेसबुक की पैदावार हैं। हम कहते हैं फेसबुक में बैठे बैठे ही बस कर जाए, बैटलफील्ड में उतरना ना पड़े। ऐसा नहीं होता। अच्छा, आईएएस में 15 लाख स्टूडेंट उतरता है बैटलफील्ड में। जब नकारा बजता है, बड़े बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट्स वहां पर रह जाते हैं। आपको पता है 2 चीजें हैं हिंदुस्तान में जो मुझे वहां पता चली, जो हिंदुस्तान की यूथ को बचा जाती है।
दो चीजें, क्योंकि यूथ जब वो ग्रेजुएशन से बाहर निकलता है ना लड़का, उसमें इतनी एनर्जीज होती है, या उसको कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज करो या फिर डिस्ट्रक्टिव तरफ जाएगा ही जाएगा। आपकी पॉपुलेशन पिरामिड में दो मेन लेवल्स हैं, एक है डिपेंडेंट, एक है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट्स हैं या बच्चे जो बाहर जाके अफरा तफरी नहीं फैला सकते, एक है डिपेंडेंट बूढ़े जिनमें एनर्जीज ही नहीं है, जो बाहर जाके कुछ नहीं। इंडिपेंडेंट लॉट जो दरमियान वाली है, यूथ, उसके लिए प्लानिंग करनी है, उसको यूटिलाइज करवानी है सही एनर्जीज। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास बहुत सारी जॉब्स हैं, जॉब ज्यादा हैं हमसे, मगर उसके मुकाबले में आप उनकी आबादी तो देखो, इतनी ढेर सारी आबादी, हम तो सोच भी नहीं सकते। इतनी सारी यूथ को कंज्यूम करना, एब्जॉर्ब करना अपनी जॉब मार्केट में, दैट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, इम्पॉसिबल। और दो चीजें हैं जो इंडिया की यूथ को बचा जाती हैं, उनको कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज उनकी एनर्जीज को करती हैं। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे ही बच्चा पढ़ के बाहर निकलता है वो उसकी तैयारी में जुट जाता है, 2-3 साल टका के नीचे नजरें करके, ऊपर मुंह नहीं उठाता, जो हो गए से हो गए। चंद लोग होते हैं बाकी सारे आईएएस की तरफ, और उनके पेरेंट्स ने पैसे जमा किए होते हैं कि भाई ये इतने लाख जमा किए हैं, तुम जाओ दिल्ली जाओ, गोवा जाओ, बॉम्बे जाओ, बड़े बड़े शहरों में जाओ, जाके पढ़ो। और 3-3, 4-4 साल की प्लानिंग करके बैठती हैं और टिक के बैठती हैं, और फिर भी 15 लाख में से कितने होने हैं? 1000। अब आप समझ देखो, वो जो 14,99,000 है हर साल जो रह जाता है, वो क्या करता होगा? वो चलता फिरता एटम बम है, इंटेलेक्चुअल एटम बम। वो चलता फिरता एक ऐसी बला है जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हिंदुस्तान को अर्न करके दे रहा होता है। उसी ह्यूमन रिसोर्स को वो फेयर करते हैं एक्सपोर्ट। वो दुनिया के हर मुल्क में बैठे हुए जो आईटी के इनके पिटे हुए बच्चे हैं, वो दुनिया के बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर बड़ी बड़ी सीट्स लेके बैठे हुए हैं। उनके आईएएस के पिटे हुए बच्चे, वो दुबई में जाके देखो, सऊदी अरेबिया में जाके देखो, वो इंग्लैंड में जाके देखो, अमेरिका में जाके छाए हर फील्ड के अंदर। मेरा एक स्टूडेंट था, वो सीएसएस, उसने बड़ी सीरियसली तैयारी की, तो 2013-14 की बात है, ये शायद उससे भी पहले, अपने याद नहीं है, बड़ा सीरियसली। और इवन बिफोर ही अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, उसका वीजा आ गया, अमेरिका चला गया, और वहां पे उसने कोई मास्टर्स करना स्टार्ट कर दिया। उस दिनों में बाहर के मुल्कों के वीज़ों का बड़ा ट्रेंड था, तो चला गया वहाँ पे जाके, तो उसने उस यूनिवर्सिटी में साउथ एशिया में उसने करना शुरू कर दिया, डिग्री थी उसकी। तो उसने मुझे सलाम टीचर डे के ऊपर फ़ोन किया, उसने कहा, सर मैं यहाँ पे बड़ा सेट हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह सीएसएस है। कैसे? सीएसएस एक ऐसा मरा हुआ हाथी है जो मरते मरते भी सवालात देता है। सर यहाँ में यूनिवर्सिटी में मेरे साथ मलेशिया के लोग हैं, इंडोनेशिया के लोग हैं, इंडियन से आए हुए लोग हैं, यूरोप से डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों से आए लोग हैं। और मुझे ज्योग्राफी भी पता है, मुझे पाकिस्तान अफेयर्स भी पता है, मुझे इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री पता है, मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस पता है, मुझे ज्योग्राफी पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे ये पता है। मैं जब यहाँ पे पढ़ता हूँ और जब मैं भूलता हूँ, थोड़ा सा 1 महीने मैंने अंग्रेजी इनकी सीखी है, फ्लुएंसी हासिल की है, और फिर मैं बोलता हूँ तो उनको लगता है पता कि पाकिस्तान से कोई आया है, और कहता है कि सर हमारे यहाँ पे तो पाकिस्तानी है माशाल्लाह, उच्चे लंबे खिलते रंग, और यहाँ पे जो इंडियंस हैं छोटी छोटी हाइट के, पतले पतले, इंतहाई चॉकलेटी रंग, और उनके सामने दब जाते हैं। और हर बंदे को हाथ लगा के देखो तो आईएएस का 2-2, 3-3 अटेम्प्ट्स लेके आया होता है, लेकिन वो बनाई है चलती फिरती। तो उसने मुझे कहा कि सर मैंने यहाँ सीएसएस के अंदर इतनी मेहनत ना की होती, और सिर्फ उन्हीं डिग्रीज के ऊपर मैं बेस करता जो मेरी डिग्रीज यूनिवर्सिटीज ने दी थी, तो मैं यहाँ पिट गया था उनकी तरह, मैं अंडर कॉन्फिडेंट आ गया था। और यही बात उन बच्चों ने भी बताई
वो कहते हैं सर जो यहाँ पे IS के रहे बच्चे हैं ना, वो सही हमारा ह्यूमन रिसोर्स होता है, क्योंकि वो बैटल लड़के आए होते हैं, क्योंकि ये नर्व्स की गेम है, उन्होंने नर्व्स के ऊपर होल्ड करना सीखा होता है, क्योंकि उन्होंने, ये साइकोलॉजिकल बैटल होती है। और देखिए दुनिया में बड़ी बड़ी बैटल्स मसल्स के सर पे नहीं जीती जाती, साइकी के सर पे जीती जाती। साइकोलॉजिकली वे डाउन कर दो अपनी एनिमी को। अब देखिए आप बैटलफील्ड में कामयाब हो, अब जितने मर्जी मसल्स लेके जाओ, कामयाब नहीं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी विद स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी, दो चीजें बनाती हैं आपकी फैमिली, हाउ मच पावरफुल योर फैमिली हैज अ बॉन्ड। और बॉन्ड कैसे बनता है? एम्पावर्ड वुमन के साथ। वन थिंग यू रिमेंबर, फेमिनिज्म, इस्लामिक फेमिनिज्म, टॉकिंग अबाउट इस्लामिक फेमिनिज्म। जब फेमिनिज्म का नाम आता है तो वो आंटियां याद आ जाती हैं, वो उठाए हुए, ऐसे ही है ना। वो सर कैसी बातें हैं फेमिनिज्म की, वो इस्लामाबाद वाली आंटियां नहीं। फेमिनिज्म का मतलब है एम्पावर्ड मदर्स। गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू गुड नेशंस। ऐसे नहीं उसने बात की थी, बड़ा जहांदीदा आदमी था। एक एक हीरो को पढ़ो, आपको उसकी स्ट्रगल का पता चलेगा। आपकी एम्पावर्ड वुमेन, क्योंकि मां उम, और उम कहां से? उम्मा से। उम्मा का मतलब क्या है? द यूनाइटेड होल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, द यूनिटी। मदर, mother actually is the focal point of that unity in the family, and family, all units together make a civilization. ये जो फैमिली है ना, जितनी पावरफुल बनेगी उतनी पावरफुल आपकी सिविलाइजेशन। इसीलिए नहीं कहते इंडेक्स ऑफ वुमन या इंडेक्स ऑफ सिविलाइजेशन hinges upon the status of women in the society। PMS के अंदर एक ऐसे आया हुआ है कि आपने किसी के इंडेक्स देखनी है ना, आपने गेज करना है कि कितनी बड़ी सिविलाइजेशन है, वहां पे सारी चीजें छोड़ दो, सिर्फ देखो कि वुमेन कितनी इंपावर्ड है। इंपावर्ड का मतलब ये नहीं कि डोमिनेट कर जाए मेल्स के ऊपर, गलत कॉन्सेप्ट। डिग्निटी हो, डिसीजन मेकिंग में, पार्टिसिपेशन में। तो आपकी सोसाइटी आपकी साइकोलॉजी, आपकी पर्सनैलिटी दो तरीके से बनती है। एक फैमिली, और फैमिली में वुमन कितनी इंपावर्ड है। हमारी तो कंबाइंड फैमिली सिस्टम का तस्वर है ना। औरतें या मदर्स जो हैं वो फैमिली डिस्प्यूट से ही नहीं निकलती हैं, और वो डिस्प्यूट्स के जरिए से नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या साइकी बच्चे की डेवलप होती है। तो उन्होंने बताया कि सर हमारे भी यहाँ पे वही स्यापे हैं जो आपके वहाँ पे हैं। मैंने उनको कहा कि यार ये स्यापे हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी से खत्म हो रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं मौजूद हूँ फ्यूडल बैकग्राउंड के अंदर, यहाँ पे अभी भी ये स्यापे हैं। घरों की लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती। कंबाइंड फैमिली सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, चाचा मामा ताया सारे रह रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे। तो ना ये इस्लामी है, ना ये वैसे लिबरलिज्म, ना ये मॉडर्निज्म है, ना ये इस्लामी है। इस्लाम के अंदर भी ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का तस्वर ही कोई नहीं। लेकिन बात ये हमारा कल्चर ऑफ लैंड है, और हमारी कल्चर ऑफ लैंड क्या भला? इस्लाम। हमारा कल्चर क्या है? इस्लाम। इस्लाम हम कहते तो यही है, हमारा कल्चर इस्लाम है। एक बच्चा जाएगा ना इंटरव्यू में, कहेगा क्या कल्चर है हमारा? हमारा कल्चर सिर्फ इस्लाम। उनको चल शाबाश निकल। वो कहते हैं चलो बताओ, गिव मी द एग्जांपल, हमारा कल्चर कैसे इस्लाम है। शादी की बात कर लो। दो ही चीजें ना कल्चर को जांचने के, एक इंतहाई खुशी का आलम, एक इंतहाई गमी। तो गमी छोड़ दो, शादी की बात करो। कितने दिन शादी रहती है? आपका इंटरव्यू बात करता है जी हमारे घरों में तो महीना रहती है। चलो महीना छोड़ दो, हफ्ते की बात कर लेते हैं, ढोलकी से स्टार्ट कर लेते हैं। कितना इस्लाम है? हाँ जी ढोलकी होती है, फिर उसके बाद जी वो वहाँ पे बैठ के कुछ करती हैं, फिर चुन्नी तानी, फिर उसके बाद माइयों, और फिर तेल मेहंदी, और फिर ये सारा। तो इसमें इस्लाम कहाँ है? तेल मेहंदी हो गई, ये तो है ही संस्कृत।
मायू होगी, संस्कृत का वर्ड है, बारात संस्कृत का वर्ड है, इस्लाम किधर है? सोची पड़ जाएगा। हिंद निकाह तो होता है, वो तो 15 मिनट का है, कबूल कबूल कबूल, लड़की ने और लड़के ने उसकी मर्जी, पब्लिक करना यानी गवाह, हक महर, जो हम देते ही नहीं इस्लाम के मुताबिक। ये 3-4 चीजें हैं इस्लाम, 15 मिनट का इस्लाम आपका खत्म, बाकी फिर सोची पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं अच्छा यार सर वो वलीमा जो होता है, हाँ वो 1 घंटे का खाना, वो इस्लाम, बाकी बताओ। फिर बाद में क्या होता है? बाद में सर हम जाते हैं वो मकलावा, ये भी संस्कृत, आगे बताओ, बताते जाओ और आपको पता चलता जाता है कि हमारा इस्लाम सिर्फ पूरे 7 दिनों में 1.25 घंटे का है। हमारा इस्लाम तो वो नहीं कहता, वो कहता कौन सा भाई, ये तो कल्चर है, लैंड कल्चर। तो इसी तरीके से ये भी फैमिली सिस्टम है, ये भी फ्यूडल हिंदू कल्चर है हमारा। तो एक तो आपकी साइकी बनती है किससे? आपकी पावरफुल सोसाइटी से, एंड सोसाइटल और द यूनिट ऑफ द सोसाइटी इज फैमिली। हमने सोशियोलॉजी में यही पढ़ा ना, द यूनिट ऑफ सोसाइटी इज फैमिली। फैमिली जितनी पावरफुल होगी उतनी, और फैमिली का सारा दारोमदार किसके ऊपर? मदर के ऊपर। मदर इज अ फोकल पॉइंट ऑफ यूनिटी। मदर जिनके घरों से उड़ जाती है, देखें कैसा शिराजा बिखरता है, भाई अलहदा, वो अलहदा, वो अलहदा, एक कम्युनिकेशन ब्रिज है। जितनी वुमेन, जितनी मदर इंपावर्ड होगी, उतनी पावरफुल साइकोलॉजी आपकी बिल्ड होती है। ऐसा नहीं, हमारी सोसाइटी हैज फेल्ड टू बिल्ड दैट साइकी, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द चिल्ड्रन, इल्ला माशाअल्लाह, so many exceptions, I'm talking generally। दूसरी बात आ गई इंस्टीट्यूशंस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है सोसाइटी में जो कि आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करती हैं, वो क्या है? आपके इंस्टीट्यूशंस, आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज कितना पावरफुल कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में जाके सबसे पहली चीज क्या क्रिएट की थी? वो चबूतरा जिसके ऊपर पढ़ाते थे, सुफा का, और वहां पे क्या आपको बताते थे? कैरेक्टर बिल्डिंग, पावरफुल कैरेक्टर्स। एक एक कैरेक्टर, एक एक एम्पायर को फतह की उन्होंने बाद में जाके। जिस वक्त में हम बना रहे थे, बड़े बड़े ताजमहल बना रहे थे, और एक जेसुइट फादर हैं, वो लिखते हैं अपनी किताब में, वो कहते हैं मैं गुजर रहा था तो जो प्रेशियस जो स्टोन से इस तरीके से इस्तेमाल हो रहे थे जैसे गारा और पत्थर होते हैं, इतना पैसा लग रहा था। और दूसरी तरफ वो ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटियां बना रहे थे, कैम्ब्रिज की बना रहे थे, वो कॉलेजेस बिल्ड कर रहे थे। एक एक बंदा ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का, उसने एक एक हिंदुस्तान ऐसी ऐसी एम्पायर्स पता की जिसमें ऐसे 3-3, 4-4 ताजमहल मौजूद थे। तो कैरेक्टर, पावरफुल कैरेक्टर, 2 चीजें बनाती हैं आपकी मदर, फैमिली, योर इंस्टीट्यूशंस, जो टीचर्स, दोनों फेल हो चुके हैं। एक हमारे पास चीज बाकी बची है, कंपटीशन। खुदा की कसम की कंपटीशन आना होता सीएसएस, बहुत सारा हमारा जो यूथ है उसकी एनर्जीज डिस्ट्रक्टिव साइड के ऊपर लग जाती है। जैसे ही बाहर निकलता है जॉब को ढूंढता है, जॉब नहीं मिलती है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बच्चियों की तो बात नहीं करता, बच्चे लड़के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो फिर छोटे मोटे क्राइम्स की तरफ, उससे बड़े टेररिज्म की तरफ, मौलवियों की बातें सुनना स्टार्ट कर देती हैं। मौलवी जिस तरफ लगा दें, बेहतरीन फॉडर होता है रेबल्स के लिए, मिलिटेंट्स के लिए, एक्सट्रीमिस्ट्स के लिए, रिलीजियस बाइगेट्स के लिए। बेहतरीन फॉडर होता है वो एजुकेटेड बच्चा जिसको जॉब नहीं मिल रही है। कम से कम ये कंपटीशन की मुख्तलिफ एग्जामिनेशन, पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस, ये बच्चे को 3-4 साल इंगेज रखते हैं, और फिर बाद में जब निकलता है तो एक कैरेक्टर बन के निकलता है। मैं तो कहता हूं कि ये सीएसएस जो है इसको फाइनल डेस्टिनेशन ही समझो। दिस इज नॉट फाइनल डेस्टिनेशन। एनीवन हु थिंक्स दिस इज फाइनल डेस्टिनेशन, he'll come under the pressure, he'll nuzzle tense। समझो कि I, me, myself, that is the final destination, my own product। ये जैसे शाइन करेगी ना सीएसएस के बाद, तो फिर आएगा मजा। तो वो आपने सीएसएस या पीएमएस या ऐसी कंपटीशन के एग्जामिनेशंस क्यों करने हैं भला? क्यों करनी है? मेरे पास जब मैंने शुरू किया था ना 2005 में, अजान ही हो रही है,
हमारी पास वाली अजान होगी तो फिर हम थोड़े से सुन लेंगे। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने, किसी ने मुझे कहा कि यार अगर आप एक भी निकाल दो ना CSP, एक भी CSP आ जाए तो बड़ी बात होगी, मतलब आपका नाम हो जाएगा। जेन्युइन एक सरगोदा का आप देखें 40,000 इस पर बैठ रहे हैं, अगर एक भी निकाल दिया जाए। आपको पता है इस दफा हमने कितने निकाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 7 PMS के और इसके अलावा 5 CSS के बच्चे निकाल, और जो रह गए हैं वो PPSC या PSC की जॉब्स में, जैसे इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन ऑफिसर्स की जॉब में या डिफरेंट दूसरी जॉब्स में। दिस इज कॉल्ड सक्सेस, एंड सक्सेस कम्स विद कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं होता कि एक ही साल में अगर आप कहोगे वो मेरे बच्चे निकल नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ना आपके साथ ना मेरे साथ। दिस इज लॉ ऑफ नेचर, ऑलवेज गो बाय नेचर, यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। हमेशा नेचर के साथ चलो। नेचर क्या कहती है? नेचर कहती है एक दिन में सारा ना पढ़ो। ये जो CSPs आपको आके बता रहे होते हैं ना, वो यूट्यूब पे खबरें सुनो उनकी ऑडियोस या वीडियोस, और नीचे मिलियंस ऑफ व्यूज, और मैं 18 घंटे पढ़, मुझे बुला के बताओ कौन 18 घंटे पढ़ सकता है? पढ़ ही नहीं सकता। 18 घंटे में 20 घंटे पढ़ता, सोते कब थे? बाकी तो 4 घंटे रह गए, तो सोते कब थे? ऐसा नहीं होता। उस 20 घंटे में बातें कितनी करते थे? बीच में रिफ्रेश अपने आप को करने के लिए चाय कितनी दफ़ा पीते थे? ज़रा बाहर, इंसान का एक जहन है, नेचर इसको गवारा ही नहीं करती कि अब 24 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, 18 घंटे। कौन पढ़ता है 18 घंटे? 18 घंटे नहीं पढ़े जाते। आप 3 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो रोज। आप ना पढ़ो 30 घंटे एक दिन, आप 2 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो 5 दिन मुसलसल। आप देखो, you'll go by nature, slow and steady wins the race। जो कंसिस्टेंसी है, चीजें बैठती हैं। आपने देखा ये बहुत बड़ा तालाब है, उसका सारा पानी नीचे गिरा दो, बड़ी तीखी सी सिल है, कख भी नहीं होगा उसका। आप उस तालाब में से एक छोटा सा सुराख कर दो, टिप टिप करके पानी नीचे गिरेगा, और उतना ही पानी है, पूरा साल गिरता रहे, सिल को बिल्कुल स्मूदन कर देगा, जैसा ही देगा रोज के ऊपर। नेचर आपको, मैं एक दिन में 20 घंटे पढ़ लूं और बाकी 6 दिन सोया रहूं, अगेंस्ट नेचर आप कर ही नहीं सकते हो। आपको कछुआ बनना पड़ेगा। कोई भी चीज जिंदगी में आपको कछुआ बनना पड़ेगा। ये जो कछुए हैं ना, बचपन में 3री क्लास में स्टोरी सुनी थी, मैं हर एक को सुनाता हूं। 3री क्लास में क्या सुना था हमने? क्या? कछुआ और खरगोश दोनों दौड़ लगाते हैं। कछुआ पहुंच जाता है, खरगोश एक जंप मारता है और बाद में सो जाता है। यही गेम है सारी जिंदगी, यही है। दिस इज स्ट्रगल, दिस इज बैटलफील्ड। और जिंदगी में आपने अपनी जंग अपनी लड़नी है, किसी के सहारे के ऊपर। ओ मेरा यहाँ पे आता है ना, स्टूडेंट सबसे पहले बात करता है। अच्छा, सरगोदा और इस्लामाबाद में फ़र्क है। इस्लामाबाद में एक सेमिनार लिया तो वहाँ पे लोग नहीं बात करते अपने चाचे दादे ताए की, वहाँ आराम से बैठ के सुनते हैं। आप सवाल पूछो, सारे बड़े महज़्ज़ब तरीके से जवाब देते हैं, कोई माइंड भी नहीं करता किसी को कोई कह दे। अच्छा, सरगोदा इज अ डिफरेंट प्लेस। पहले आके बताएंगे सर मेरा मामा भी ना DSP था, पहले आके बताएंगे मेरा चाचा जो है वो DIG रह चुका है, मेरा फलां। आप किसी के शोल्डर्स के ऊपर चढ़ के कभी भी कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या आपको ज्यादा फेवर दे दूंगा, और दूंगा भी तो फिर मैं अपने चाचे की वजह से दूंगा, आपकी वजह से नहीं दूंगा। आपने अपनी बैटल खुद ही से लड़नी है। ये आपकी स्ट्रगल है, आपके चाचे की स्ट्रगल नहीं है। वो शायद चाह भी ना रहा हो कि आप हो जाओ, मेरे बच्चे हों, फिर उसका घमंड नहीं। अपने आप को बिल्ड करो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच CSS gives you, teaches you, it gives you awareness। तो मेरे ख्याल है कि कुछ आ गए हैं स्टूडेंट्स, 1 और 2, चलें अभी वेट कर लेते हैं। तो इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया है जो हमारे PMS के क्वालिफाइड हैं और CSS के, आपके साथ बात करेंगे। वो बताएंगे कि उन्होंने, अच्छा मुझे ये बताएं सब में से कोई जो सीरियसली यहाँ पे इसलिए बैठा हुआ है उसने करना है, जो तो इसलिए बैठा है कि चल यार जाते हैं जरा देखते तो सही ऐसी वैरायटी शो,
एक तो वो है ना जो मैं बताएं कि सही जो सीरियसली बैठा है विद दिस इंटेंशन कि आई विल हैव टू डू इट, इसलिए बैठा हो। शाबाश, गुड, शाबाश, सही है, ठीक है। इसका मतलब है कि 80% स्टूडेंट्स दे सैट हियर विद द इंटेंशन दैट दे विल डू इट। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए इतनी मोटी किताब है ना, इतनी मोटी किताब, उसको रख दो अपने सामने, आपका दिल जो है वो डूबना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप जाके देखें मार्केट के अंदर सस्ती छोटी किताबें सबसे ज़्यादा बिकती हैं। ये डोगर की किताब है, क्यों जी? 100 सफ़ों की है, मैं कर लूँगा। अच्छा, ये कारवान की किताब है, क्यों जी? भाई इसमें सारा ही वो कॉन्टेंट्स दिए हुए हैं। ये किताब किसकी है? ये जी वर्ल्ड टाइम्स की है। आपने क्यों ली है जी? सर थोड़े से थे, उन्होंने कहा जी गेस्ट है, ये देखें जी 6-7 आप टॉपिक्स कर लो तो हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। याद रखें CSS में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं अगर आपने करना है, घर बैठ के कर लो चाहे। एक डॉन न्यूज़पेपर, एक क्वालिटी बुक, लिख लो चाहे, एक डॉन न्यूज़पेपर, एक क्वालिटी बुक्स। और क्वालिटी बुक्स कौन सी हैं? क्वालिटी बुक्स कौन सी? वो जो सजेस्टेड बुक्स हैं जो CSS के सिलेबस में, क्योंकि हम CSS का सिलेबस निकालते हैं, उसमें एक सब्जेक्ट लिखा है, उसके नीचे कंटेंट्स लिखे, हम कंटेंट्स के अंदर से ही निकलते हैं। हालांकि वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। कंटेंट्स या कंटेंट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसमें आएगा ही नहीं। आप समझिए कि वो है ही नहीं आपका CSS में। क्या आएगा? आपने कंटेंट फिर कहां से देखने हैं? आपने पास्ट पेपर्स में से देखने हैं। क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं? कंटेंट में कुछ लिखा होता है, क्वेश्चन कुछ आ रहा होता है। कंटेंट अगर आप देख लो तो आपको लगेगा आपकी 2 जिंदगियां भी जी के आ जाओ ना तो फिर भी नहीं आप पूरा कर सकते हो। वहीं से ही आपके दिल बैठना स्टार्ट हो जाते हैं। आप कहते हो कि यार CSS नहीं है तो बदतमीजी है, ये आप तो कर ही नहीं सकते हो, 2 जिंदगियां ले लो। तो आपने क्या देखना? आपको 5 साल के पेपर्स, बड़ी कोई आपने ऊंची छलांग लगानी, 10 साल के पेपर्स, उसमें से कॉमन निकालो कि कौन से ज्यादा आ रहे हैं, वो है कंटेंट। आपने सिलेबस में से कंटेंट नहीं देखना, इट इज बैफलिंग, इट विल बैफल यू। एक दफा मैं सारा कोर्स पढ़ा दिया तो बच्चे कहते हैं कंटेंट देके सर ये तो पढ़ाया ही नहीं है। मतलब क्या चीज? ये इंटरनेशनल क्राइसिस, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये तो पढ़ाया ही नहीं है। मैंने कहा मैंने आपको ये नहीं बताया कि अफगानिस्तान के क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं पाकिस्तान में? ये बताया था। मैंने ये नहीं बताया कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस हैं और उसमें कश्मीर का इशू क्या है, उसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, पूरी दुनिया में पढ़ाया था। आईसिस का क्राइसिस नहीं बढ़ाया था? आईसिस, दाइश, मिडिल ईस्ट को अगमाया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना सी, इंडिया पैसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। मैंने कहा यही तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है। ओहो, अच्छा अच्छा ये था। अब आप देखोगे वो बैफल करेगा आपको। कभी भी वो नहीं देगा इंटरनेशनल सिक्योरिटी नोट लिखें, आपको तो वो ऐसे क्वेश्चंस बना के देगा जिसका डायरेक्टली इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। तो याद रखें। अच्छा, क्वालिटी बुक्स कहां से मिलेंगी? क्वालिटी बुक्स आपके गूगल पे पड़ी हुई है सारी, बड़े बड़े टॉप क्लास राइटर्स की पड़ी हुई, फॉरेन ऑथर की किताबें, खासतौर पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में निकालें। अच्छा, फॉरेन ऑथर की किताब का मसला क्या है? एक तो बेचारे ने 15 साल लगा के रिसर्च करके लिखी है, किसी ने 3 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 10 साल। यहां पे जो उठाएंगे वर्ल्ड टाइम्स की, वो जो लड़का है जिसकी फोटो लगी हुई है, उसने इधर से उधर से उसका छापा मार के, कोई विकिपीडिया से ले लिया, कोई इधर से ले लिया, छापा मार के उसके कंटेंट बस पूरे करके आपको दे दिया। आपने कहा लो जी ये हो गया, आपकी क्वालिटी गिर जाती है, आप पास नहीं कर पाते। इतनी क्वालिटी बुक ले लें आप, जोनाथन टर्नर की सोशियोलॉजी ले ली है, या फिर इसी तरीके से किसी ऐसी बंदे की कोई किताब ले ली है, एंड्रयू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स ले ली है, इंटरनेशनल रिलेशंस में। आपको लगेगा यार इतनी मोटी किताब ये मैं पढ़ूंगा। अच्छा, आप कोई छोटे बच्चे हो, आप पढ़ोगे तो आगे निकलोगे, आपका अपनी प्रोडक्ट शाइन करेगी। वो इतनी मोटी किताब, आप उस इतनी मोटी किताब के 4 चैप्टर्स पढ़ो, डोगर या वर्ल्ड टाइम्स के सारी किताबों से बेहतर है। 4 चैप्टर्स पढ़ लो बस, आपका क्वालिटी लेवल यहां से वहां पहुंच जाएगी। और डॉन न्यूज़पेपर, रोज इस चीज को आपने अपनी बाइबल बना लो। दिस इज बाइबल फॉर CSS एस्पिरेंट्स।
जैसे कि इंडिया के आईएएस करने वालों के लिए जो बाइबल है द हिंदू न्यूज़पेपर है, द हिंदू एक टॉप क्लास का है। वहां पे और भी हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, उन्हें बताए आगे प्लीज, बहुत सारे और न्यूज़पेपर्स हैं, लेकिन द हिंदू जो स्टैंडर्ड उसका है वो किसी का नहीं है। इसी तरीके से सीएसएस में हमारे जो डॉन का स्टैंडर्ड है वो ना द न्यूज का है, ना ही एक्सप्रेस ट्रिब्यून का है, ना ही नेशन का है। ठीक है, अच्छे हैं, आप पढ़ सकते हो, लेकिन डॉन आपका सारा प्रोक्टेड, आपके सारे एग्जामिनर्स डॉन पढ़ते हैं। किसी जमाने में इकोनॉमिस्ट भी पढ़ते थे, लेकिन अब तो इकोनॉमिस्ट आराम से मिल जाता। वो बेचारा कह रहा होता है यार $1 दे दो प्लीज, $1 प्लीज दे दो, मैं तुम्हें 6 महीने ये फ्री में आर्टिकल्स दूंगा। हम क्या कहते हैं, अच्छे $1, और वो भी पढ़ने के ऊपर। पाकिस्तानियों की हमारी ये थोड़ी सी मेंटेलिटी है कि नेटफ्लिक्स के ऊपर क्यों ना दें, कुछ मजे की चीज तो मिलेगी। $1 वो भी इकोनॉमिस्ट को दे दें, फॉरेन अफेयर्स को दे दें, फॉरेन पॉलिसी को दे दें, हालांकि वो आपकी क्वालिटी बढ़ाएगी। $1 क्या है यार, यहाँ कैंटीन पे बैठे समोसे खा के $1 खत्म हो जाता है, किसी को दूसरे को तो $2 खत्म हो गए। $1 6 महीने कह रहा है, या 3 महीने कह रहा है, या 2 महीने कह रहा है। तो अगर डॉन से जान बच जाए, मजे की बात यह है कि हमारा जो स्टूडेंट है डॉन पढ़ने के लिए बैठता है, उसको 3 घंटे डॉन से ही निकलता। क्यों? क्योंकि उसकी पहले बेस नहीं बनी होती। अच्छा, ये भी मैंने देखा कि इंडिया में जो आईएएस करने वाले लड़के हैं वो इतने टैलेंटेड कोई नहीं होते। वो भी एमफिल कर रहे थे, उनसे बात की और बहुत सारी चीजें उनको नहीं पता। आप लोगों से मैंने कंपेयर किया, मैं 15 साल से करवा रहा, मैं 15 साल से करवा रहा, तो वो इतने को टैलेंटेड नहीं। फर्क क्या भला? इंग्लिश का, सिर्फ इंग्लिश का फर्क है। मैं आपको बताऊं, ये सरगोदा में वो वाले स्टूडेंट ज्यादा मिलते हैं, 80% वो स्टूडेंट मिलते हैं जिनको एक अंग्रेजी का सेंटेंस नहीं लिखना आता, एक अंग्रेजी का सेंटेंस नहीं लिखना आता। और फिर अगर कोई मुझसे बात की करता है ना आगे से, वर्ल्ड टाइम्स पे देखे कि उसने टॉप किया, मैंने टॉप किया, उसकी तरह हिस्ट्री पढ़ के देखो, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई थी वो, अच्छी कैम्ब्रिज से पढ़ के आई थी वो, कैम्ब्रिज से, अमेरिका की यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे टॉप क्लास के जो से, वो तो खुद बनी बनाई थी, तो आई है, बस किस्मत है, आ गई, हो गई। इस्लामाबाद में नस से और फास्ट से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ के बच्चे आते हो जाते हैं। हमारे पास तो वो आता है जिसकी अंग्रेजी भी टूटी हुई होती है, इल्ला माशाल्लाह कोई बीच में से 10% फाइव, उनमें से अगर 10 करवा देने ना साल में, वो बड़ी बात है। ये करवा के दिखाएं। उन 80% स्टूडेंट के लिए मैंने बाकायदा एक टीचर रखा हुआ है इंग्लिश का, कि उसकी बेसिक सही करवाओ। एक पूरा महीना 3.25 से लेकर 4.5 हम टेंसेस, पैसिव वॉइस, नाउन फ्रेजेस और यही चीजें करवाते रहते हैं कि यार इनकी पहले बेस तो सीधी हो, और दूसरी बेस है ज्योग्राफी। किसी की ज्योग्राफी सीधी नहीं होती। ये दो चीजें वो ठीक अपने स्कूलों से पढ़ के आए होते हैं इंडियंस, ये फर्क है। दे स्पीक इंग्लिश, दे आर कॉन्फिडेंट, वी डोंट स्पीक। हालांकि अंग्रेजी बोलना कोई ऐसी विजडम की निशानी नहीं है। अंग्रेजी इज अ लैंग्वेज लाइक द अदर लैंग्वेजेस। अगर कोई बोल रहा है तो वो ऐसे ही बोल रहा है जैसे पंजाबी के साथ उर्दू बोल रहा है। हाँ, अगर आप प्राउड फील करते हो, हाँ, या फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट, मुझे नहीं आती है, दिस इज कॉलोनियल लेगेसी एंड वी कैरी दिस बर्डन ऑफ कॉलोनियल लेगेसी सिंस 1947। और ये किसने उतारनी है? अमेरिका ने आके उतार, हमने खुद से उतारनी है, और हर नई जनरेशन उतार रही है। एक दफा बचपन में दादाजी के साथ पास ही हमारे शालामार बाग है, वहां पे लाहौर में हम रहते हैं, उसके पास ही शालामार, सारा बचपन ही वहां पे खेल के गुजरा है हमारा। तो बचपन में जब खेलते थे तो वहां पे टूरिस्ट भी आते थे। आजकल तो टूरिस्ट नहीं ना आते यहाँ पर, तो उस वक्त आते थे गोरे, तो अक्सर गोरों से हम जाके छोटे छोटे बच्चे और इस्लाम ले लेते थे। क्रिकेट खेल रहे हैं, भाग के गए इस्लाम, गली डंडा खेल रहे हैं, भाग के गए इस्लाम ले ली। एक बार दादाजान से मेरे साथ गोरे आ रहे थे, डर गए। हालांकि बड़े बारो बंदे थे, गुस्सा वुस्सा भी कर लेते थे। उस हाथ में चले गए, हम भागे गए, छोटे बच्चे थे, भागे गए, उनसे सलाम लिया, उनसे कुछ बातचीत की। उनकी ना हमें समझ लगती है ना उनको हमारी समझ लगती है, लेकिन बहरहाल आने बात करके कॉन्फिडेंटली वापस आए, जैसे लॉरी सोल होती है। आगे ऐसे फिर क्रिकेट खेलनी शुरू। दादाजी कहते यार तुम लोगों ने गोरों से सलाम ली?
हाँ यार, हम नहीं ले सकते, हमारा तो अभी तक वो रो भी नहीं खत्म हुआ जो हम 1947 से पहले वाला है, हम तो उनका रूल देख के आए हैं। और फिर उन्होंने मेरे अब्बू को बताया कि यार ये जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी ना, ये उनके खौफ से बाहर निकलेंगी, और ये आप खुद से निकलोगे, उनकी ऑक्यूपेशन से बाहर निकल गए हैं, लेकिन पोस्ट इंपीरियलिज्म कंटिन्यूज, यू नो, पोस्ट इंपीरियलिज्म। एडवर्ड सईद बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उसका थीम क्या है कि जो पोस्ट इंपीरियलिज्म है, यानी कल्चरल इंपीरियलिज्म, दैट इज ए रियल थिंग। द पावर इज डिस्कोर्स। किस तरीके से वो एक एनवायरनमेंट बना देती है ऐसी कि जिसमें सिर्फ मुसलमान का नाम लो और जेल में आता टेररिस्ट, सिर्फ मुसलमान का नाम लो। किसी ने फलानी जगह पे धमाका किया है, किसी जगह पे अचानक पहला नाम क्या आएगा, अभी ये होना कोई साढ़े जो। कैसा उन्होंने डिस्कोर्स क्रिएट किया है। पोस्ट मॉडर्निस्ट्स, पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक थ्योरी है, वो कहती है पावर इज डिस्कोर्स एंड डिस्कोर्स इज पावर। आप देखो कि कौन ये एनवायरनमेंट बना रहा है, किसके खिलाफ बनाई जा रही है। जो बना रहा है, जिसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते हो, वही पावर है सही इस दुनिया की। और जिसकी लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज के साथ बिल्ड होता है ना, तो लैंग्वेज बोलना एक और चीज है और उसके ऊपर प्राउड फील करना एक और चीज है। ये दो डिफरेंट। अगर प्राउड फील करते हैं, और करते हैं, सारे लोग करते हैं, ऐसे खाम खा बोलेंगे, कोई अच्छी बोल रहा है साथ में, हालांकि उसके अंदर बिल्कुल खोखला हो। अक्सर औकात मैंने देखा है ए लेवल के बच्चे या फिर उसके ऊपर कोई बड़े अच्छी यूनिवर्सिटी से ये जरा ममिडरी टाइप और अंग्रेजी बोल रहे होंगे मुंह बना बना के, तो आप कहो यार ये तो बड़ी बलाश है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो अंदर से खोखले होते हैं, अंदर से उनकी विजडम कम होती है, आप लोगों में ज्यादा। लेकिन क्यों? क्योंकि अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, अंग्रेजी लिखनी नहीं आती। ये फर्क है उनमें और हम में, उनमें और हम में, ये दो चीजों का फर्क है। तो इन फर्क को निकालना है हमें। और CSS इज नॉट द नेम ऑफ नॉलेज। कुछ बच्चे समझते हैं बड़ा नॉलेज चाहिए, इसकी बड़ा नॉलेज चाहिए। नॉलेज की गेम कोई नहीं है। आपको पता है जिसको नॉलेज कहते हैं ना, जो नॉलेज ही सिर्फ हासिल करते हैं, वो लोग होते हैं जो क्लैरिकल जॉब के लिए एफर्ट, उनको क्लर्क ही रहना है। ये PPSC की जो जॉब्स हैं 12वें ग्रेड की, 10वें ग्रेड की, 12वीं, वो बहुत सारा जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज नहीं, नॉलेज के बेसिस के ऊपर स्मार्टनेस। आप कितने स्मार्ट स्टडी करते हो, या आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो कितना स्मार्ट हो। मसलन एक दफा की बात है, हमने बचपन में टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा कि मोहम्मद बिन कासिम जो थे, मोहम्मद बिन कासिम, वो जी एक लड़की ने आवाज दी यहां से, राजा दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा एक लड़की की इज्जत की खातिर। पर वो यहां से तलवार लहराते गए, इस्लाम का बैनर, और वहां पे जाके धुलाई की उनकी। ये हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा। अच्छा, CSS में आए तो अब CSS के लिए जब आए तो किसी ने टोका, यार दिस इज नॉट, आपने जो नॉलेज हासिल किया ये तो कोई बात ना हुई। आपको पता है वो सीनियर थे, वो पढ़े लिखे थे, आपको पता है वो बनु उमैया से ताल्लुक रखते थे, और बनु उमैया ने अपने घर में नबी के खानदान की इज्जत नहीं की, तो वो किस तरीके से करते इधर हिंदुस्तान में आके लड़की की इज्जत। और उसके साथ वही हज्जाज बिन यूसुफ जिसने अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला ने शहीद किया, काबा के ऊपर बमबारी की, और उनकी लाश को कितने ने लटकाए रखा, कितने जय साहबी कितनों को मारा। और वो यहाँ पे इसलिए आए कि मॉरल वैल्यूज को के लिए। बात तो समझ में लगती है। अब ऐसी बातें CSS में नहीं चलती। आपको लड़की की खातिर आए और इस तरीके से कर दिया और वो कर दिया। तो अच्छा, एक इसी तरीके से एक और से बात हुई, तो वो जरा अहले तशय्युअ थे।
उन्होंने कहा जी एक्चुअली वो आए थे यहाँ पर, मोहम्मद बिन कासिम तो आए थे यहाँ पे, कुछ अहले बैत भाग के आ गए थे, जैसे अब्दुल्ला गाजी का मज़ार है वहाँ पर, तो उनके पीछे आए थे और 6-7 और उसको गालियाँ भी निकाल दी। मैंने कहा यार वो ये भी हो सकता है, ये बात ठीक है। इसी इंडिया के अंदर एक बंदे को सुना, वो भी यही कह रहा था, और जब खुद से पढ़ा तो पता चला ऐसी बात नहीं है। When you are a CSS aspirant, then you have to create a balance. और वो बैलेंस क्या है, वो फिर आपको डिफरेंट सोर्सेज को पढ़ के पता चलता है। पाकिस्तानी बुक्स को पढ़े डिफरेंट है, उनकी बुक्स को पढ़े डिफरेंट, और फिर उसके बाद आप डिफरेंट चीजों को कनेक्ट करते हो, उनकी नॉट्स को। मैंने एक बड़ी चाणक्य कुटिलिया चाणक्य, जिसको चाणक्य बोलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में जब पढ़ाता हूं तो उसके बारे में पढ़ाया जाता है, रियलिस्ट था। वो कहता था कि आपका पहला दुश्मन जो है वो नेबर है, और आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी जो स्टेट की है वो है एनेक्स करना, अपने आप को एक्सपैंड करना। इफ यू डू नॉट एक्सपैंड, द अदर नेशन, द अदर कंट्री इन द नेबरहुड विल एक्सपैंड इनटू यू। या आप एक्सपैंड कर लो या उनको वेट करो कि वो भी एक्सपैंड करें, ये वो कहता था। अब इसके साथ कनेक्ट किया इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री में, मैंने कनेक्ट किया कि उस वक्त इस्लामिक एम्पायर कहां से तक टच कर रही थी। एक तरफ स्पेन के साथ टच कर रही थी, मोरक्को के साथ, इधर ईरान तक आ चुके थे, और इवन पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक उनका इन्फ्लुएंस था मुसलमानों का, और उसके साथ सिंध टच कर रहा था, ये उनकी नेबरहुड बनती थी। ऊपर से ईरान सेंट्रल एशियन स्टेट जो कि उस वक्त टेंसोक्सियाना कहलाता था, तुर्किस्तान, उसके साथ टच कर रहा था। चाणक्य याद आ गया, अप्लाई करो, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एप्लीकेशन। CSS एस्पिरेंट मस्ट नो व्हाट इज लॉ ऑफ एप्लीकेशन। अप्लाई कैसे करना है, एक वहां से लेके आओ, एक इधर, उसको अप्लाई करो। दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। नॉलेज नहीं, नॉलेज बड़ी मार पड़ेगी, वो CSS नहीं कर सकता, वो PPSC कर सकता है। डेटें याद कर ली, बंदे याद कर लिए, नहीं, वो सिर्फ वही जिसने क्रिटिकल एनालिसिस या बैलेंस्ड एनालिसिस नहीं किया। तो उस वक्त बनु उमैया दुनिया की सबसे बड़ी पावर थी, अरब्स, और उन्होंने एक्सपैंड करना था, एंड दैट इज रियल पॉलिटिक्स। दिस इज रियलिज्म। पॉलिटिक्स इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन रियलिज्म। Morality always takes the backside when it comes to international affairs. तो बनु उमैया भी उस वक्त पावर थी, उनके लिए मॉरलिटी श्योरिटी कोई नहीं थी। मॉरलिटी अगर वो उनके लिए आए होते उस लड़की के लिए, तो फिर सोचा कि फिर अमेरिका तो वाकई टेररिस्ट को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में आया था, हो गए खत्म, चला गया ना वापस। इंडिया कह रहा है यार ना जाओ, पाकिस्तान कह रहा है ना जाओ यार, मेहरबानी करो, ये इन्होंने वैसे ही हमारे ऊपर भी, रशिया कह रहा है अभी जब मार पड़ रही है, क्या मुसीबत है, कुछ थोड़ी मार और खा लो। इंडिया कह रहा है यार हमें मजे आ रहे थे, आप ऐसे जा रहे हो। तो वो कहता है भाई मुझे छोड़ो, मैं जा रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं अपना क्यों नुकसान करवाऊं। अमेरिका की पॉलिसी शिफ्ट हुई है कि नहीं, सेंट्रल एशिया स्टेट से कहां गई पॉलिसी, अब एशिया पैसिफिक। अब सेंट्रल एशिया उसकी पॉलिसी का पिवट नहीं है, पिवट क्या है, एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक के अंदर वो रूट्स है जो चाइना इस्तेमाल करता है ट्रेड के लिए, उसके ऊपर होल्ड करो और चाइना को राइज करने से रोको। दिस इज कॉल्ड थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। आपने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा, उसको टच कर दो इसके साथ। दिस इज कॉल्ड थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप, जब एक पावर एग्जिस्टिंग पावर हो दूसरी राइज कर रही है तो कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल। कोई भी नहीं कहेगा कि मैं खुदा था अब दूसरा खुदा आ गया, कोई भी नहीं चाहेगा, लड़ाई होती है। इसको उसके साथ कनेक्ट कर, स्मार्ट अमेरिका। अब फिर एक और बात समझ आती है, अमेरिका इज डिलिबरेटली लीविंग मेस बिहाइंड। क्यों लीव कर रहा है? अगर उसका चाइना सबसे बड़ा टारगेट है तो चाइना किसके ताकत या फ्यूचर डिपेंड करता है BRI के ऊपर, और CPEC BRI का सेंट्रल प्लैंक है। अगर अफगानिस्तान में क्योस होगा, अगर वो पॉलिटिकल सेटलमेंट करवा जाता, करवाना चाहिए था, भाग गया है, वहां पे क्या होगा, क्योस होगा। क्योस कहां पे आएगा?
पाकिस्तान में आएगा, और पाकिस्तान में क्या बन रही है? सीपैक। पहले दाइश आई थी ना यहां पे, इन चारों का इजलास हुआ, अमेरिका, चाइना, ईरान, रशिया, चारों कोलैबोरेट कर दिया दाइश को रोकने की जरूरत नहीं। और सबने इल्जाम लगाया था कि चाइना, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान तो नहीं लगाता खुलेआम, लेकिन रशिया ने खुलेआम इल्जाम लगाया था कि ये डिलिबरेटली अमेरिका बागराम से ला ला के कैदी यहां पे प्लांट कर रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर क्योस फैलाने के लिए, ताकि सीपैक नाकाम हो। अभी भागा है ना यहां से, करवा सकता था, जैसे अपनी जो है दोहा अग्रीमेंट करवा के गया था, इंट्रा अफगान पॉलिटिकल सेटलमेंट करवा सकता था। जब आप इस तरीके से स्मार्टली सोचोगे, देन यू विल बी एबल टू क्रिटिसाइज। लॉ ऑफ एप्लीकेशन जो पढ़ा है फॉरेन ऑथर की किताब में से, अपने अच्छी क्वालिटी बुक में से, उसको ट्राई टू अप्लाई टू द प्रेजेंट सिचुएशन। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एनालिसिस। जो प्लेयर ऑफ रीडिंग है ना, रीडिंग डज नॉट मीन अक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, ऐसे बिल्ड करते थे, इसका बिल्कुल कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है हाउ यू बिकम क्रिटिकल एनालिस्ट, how you try to take the two opposite views and create balance between them. This is called CSS. बड़ी मजे की चीज है, एक दफा आप बन जाओ, हो जाते हो, तो बड़ी मजे की चीज है। बातें करने के लिए बहुत सारी हैं, लेकिन चूंकि इस दफा के एस्पायरेंट से भी आपकी मुलाकात करवानी है, तो सबसे पहले तो मेरा बच्चा है हसन रांझा, हसन जवाहर रांझा। ये लाहौर से आए हैं, लाहौर में पहले भी जॉब कर रहे थे पीपीएससी के अंडर, और हमारे स्टूडेंट हैं, बड़े ओबीडियंट। और एक मेरी स्टूडेंट थी अस्मा जहांगीर चीमा, वो क्या करती थी कि बाअदब मामुराद होता है, उस्ताद का अदब करने वाला ही मुराद पाता है, बाप का अदब करने वाला यानी कि माँ बाप का, और उस्ताद का अदब करने वाला। और मैंने सरगोदा के नवा में देखा है, यहाँ के स्टूडेंट्स और बहुत सारी खामियाँ होंगी, बहुत सारी खामियाँ होंगी, बहुत सारी चीज़ों में इनकी वीकनेसेस होंगी, लेकिन एक चीज़ है इनमें, उस्ताद का अदब बड़ा करते हैं। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भागटा में पढ़ा के 9-10 साल, मैंने इतना अदब कहीं भी नहीं अपनी ज़िंदगी में। 1996 से पढ़ा रहा हूँ, बीकन हाउस में पढ़ाया है, सिटी स्कूल में पढ़ाया है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, लाहौर में लॉरल बैंक में पढ़ाया है, लेकिन इतना अदब मैंने कहीं से भी नहीं लिया जितना अदब सरगोदा वालों ने मुझे दिया है।